आज का टॉपिक है आफ्टर डिलीवरी हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप मुझे हर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे इसी चैनल पे मदर सेंट्रिक कंटेंट बनाते हुए देखोगे। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का टॉपिक है आफ्टर डिलीवरी हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस दिन से हम कंसीव करते हैं उस दिन से मदर नेचर हमारी बॉडी को धीरे धीरे अडेप्ट कराती है एक पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी और पूरी मदरहुड की जर्नी फेस करने के लिए। आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो, आप अपने वूम के अंदर 9 महीने तक एक बेबी को कैरी करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी में टन्स ऑफ चेंजेस चल रहे होते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल और कुछ होते हैं इंटरनल। जो इंटरनल चेंजेस हैं उसका तो मैं नहीं कह सकती, बट जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं वो थोड़े बहुत एफर्ट्स अगर हम स्टार्टिंग से ही कॉन्शियसली डालते रहें तो हम अपनी प्री प्रेगनेंसी शेप में आ सकते हैं। जो सबसे पहला कंसर्न होता है लेडीज़ का वो ये ही होता है कि जो हमारी प्री प्रेगनेंसी फिगर था, लुक्स थी, जो हमारे फीचर्स थे, क्या वो वापस आ सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं प्रेगनेंसी से पहले भी ऐसी ही थी, प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसी ही हूँ। मेरा वेट उस टाइम पे भी इसके ही आसपास था और अभी भी मेरा वेट उतना ही है। अभी मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि एक वीडियो मुझे और बनानी है। अभी मेरा कुछ वेट लूज़ हुआ है तो मैं उस वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मैंने अपने जापा टाइम के अंदर यानी फर्स्ट 40 डेज़ के अंदर अंदर ही 14 से 15 केजीज़ लूज़ किया था और वो बहुत ही हेल्दी वेट लॉस था। आपको मेरी पूरी डिटेल्स, मेरा सिजेरियन हुआ था और अब तक मैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ, सब कुछ मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आपको बस इतना करना है कि मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखनी है। आपको अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूरी प्लेलिस्ट और पूरी वीडियोस मिलती जाएंगी। कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सबसे पहला कंसर्न हर लेडी का, हर मदर का यही होता है कि हम अपने एक्सटर्नल फीचर्स पे ध्यान कैसे दें आफ्टर प्रेगनेंसी, या जो चेंजेस आते हैं वो परमानेंट होते हैं क्या। तो कुछ चेंजेस परमानेंट होते हैं, जैसे कि जब आप प्रेगनेंसी के फेज़ में हो, ये चीज़ मैंने नोटिस की, तो जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग एरिया होता है यानी जो हमारा निप्पल होते हैं वो पूरा एरिया थोड़ा डार्क हो जाता है। तो मुझे पहले लग रहा था कि ये टाइम के साथ थोड़ा ठीक हो जाएगा, बट इसके पीछे मैंने जब रिसर्च किया तो ये होता है, जो ये मदर नेचर ने हमारी बॉडी डिज़ाइन की है, ये इतने ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन की है कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। तो जब मैंने इस चीज़ का लॉजिक ढूँढने की कोशिश की तो मुझे कहीं आर्टिकल में ये मिला कि बच्चे का जो विज़न होता है न्यूबॉर्न बेबी का, वो बहुत ही कम होता है जब वो होता है। वो होता है। जो न्यूबॉर्न बेबी का विज़न है वो बहुत कम होता है, तो जो हमारी ब्रेस्ट का कलर चेंज होता है वो उस बच्चे को हेल्प करता है अपने लिए ब्रेस्ट मिल्क ढूँढने के लिए। तो इसलिए हमारी बॉडी में हमारे ब्रेस्ट का जो कलर है वो डार्क होता है कि बच्चे को अच्छे से दिख जाए कि हाँ, ये मेरी मदर है और यहाँ से मुझे मिल्क लेना है। तो जब मुझे ये चीज़ पता चली तो शायद इस चीज़ का मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, बट मुझे ये चीज़ समझ में आई कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि आपकी लाइफ में परमानेंट हो जाते हैं। एक्सटर्नल में कहूँ तो वेट लॉस आप कर सकते हो, आप अपनी ब्रेस्ट, अपनी बॉडी को टोन कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, जिनके वजाइनल बर्थ होते हैं, वो लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि उनकी वजाइना की इलास्टिसिटी कैसी रहेगी आफ्टर डिलीवरी, या उनकी आगे सेक्स लाइफ कैसी रहेगी। वजाइनल बर्थ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट जिन लोगों से है मैंने उनसे बात की है। ये जो आपका फर्स्ट 40 डेज़ का टाइम होता है, इसमें आपकी बॉडी, हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है कि अपनी ओरिजिनल शेप में वो वापस आ जाती है।
जैसे हमारे यूट्रस वापस आता है, यूट्रस श्रिंक होता है, यूट्रस 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, मैंने किसी आर्टिकल में ही पढ़ा था। और जब वो अपनी बॉडी में ही अपनी शेप में ही वापस आता है, उसी टाइम पे आपका जापा टाइम होता है। जो ये फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं, ये इतने ज़्यादा क्रूशल इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी का एक ऑर्गन जो कि इतना ज़्यादा फूल गया था, इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया था, अब वो अपनी जगह पे वापस आ रहा है। तो आपको प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है। सो जो मेन कंसर्न था लुक्स, बॉडी और फीचर्स को लेके, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। प्रेगनेंसी के दौरान और आफ्टर डिलीवरी इतना एग्जॉस्टिंग क्यों हो जाता है? देखो, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर एक और जान है जिससे आप अपने खाने के थ्रू अपनी एनर्जी, अपना, जिसे कहते हैं अपना खून दे रहे हो, अपना सब कुछ कर रहे हो उसके लिए। और इस चीज़ के लिए ना बॉडी बहुत इंटरनली मेहनत कर रही होती है। जितनी मेहनत कर रही होती है उतनी ही अच्छी डाइट, उतनी ही प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए होते हैं वो काम एफर्टलेसली करने के लिए। इसीलिए बोला जाता है प्रेगनेंसी में, जापे में आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आप कितने मोटे हो रहे हो। जो जापा के लड्डू होते हैं, जो पंजीरियाँ होती हैं, या जो भी, जैसे मेरे घर पे कसार बनता है, सो कुछ भी कह लीजिए, जो चीज़ें हमारे बड़ों ने, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने डिज़ाइन करी हुई हैं कि इस चीज़ से ऐसा फ़ायदा होगा, इस चीज़ से ऐसा फ़ायदा होगा, अब वो चीज़ें रिलीजियसली फ़ॉलो करो। क्योंकि आप देखो, आपकी चाहे सिज़ेरियन हुई है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई है, आपकी बॉडी में से एक जान निकली है, 9 महीने का प्रोसेस लगा। उसके बाद 1 घंटे के अंदर, अगर आपकी सिज़ेरियन हुआ है तो 15 मिनट का टाइम लगता है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो वो जो लेबर पेन के थ्रू आप गए हो, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली तो चलो है ही, बट फिज़िकली ज़्यादा आपकी बॉडी पे बहुत लोड पड़ता है। आप एक अच्छा खासा फुल ग्रोन बेबी कैरी कर रहे थे और आपकी डिलीवरी के बाद आपका पेट बिल्कुल खाली हो जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। मेरे को तो मेरा पेट फ़ील ही नहीं हुआ था कम से कम 2-3 महीने तक। मैं कुछ खा रही हूँ, मुझे कुछ फ़ील हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल नमनेस थी क्योंकि मेरा सिज़ेरियन था। बट आपकी बॉडी में टन्स ऑफ चेंजेस चल रहे होते हैं, आपकी बॉडी हील हो रही होती है, आपकी बॉडी अपने नेचुरल स्टेट में वापस आ रही होती है। बॉडी को तब भी मेहनत करनी होती है। उस मेहनत को जस्टिफाई करने के लिए आपको अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा रेस्ट और प्रॉपर गाइडेंस, जो भी आपके वेल विशर्स, आपके डॉक्टर्स देते हैं, उन्हें फॉलो करने चाहिए। बहुत लोगों को मेंटली ये डर रहता है कि हम अपनी ओरिजिनल स्टेट में, या जो हमारी प्री प्रेगनेंसी बॉडी या लाइफ थी एक्सटर्नली स्ट्रेंथ वाइज, वो वापस कब तक आएगी, या हम कभी पहले जैसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मैं सच बताऊं, जब मेरा जापा टाइम था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। दूसरों पे डिपेंडेंट होना, बेसिक बेसिक चीज़ों के लिए, अगर आपको पानी भी चाहिए तो आपको उठने के लिए एक बंदा चाहिए, आपको पानी पिलाने के लिए एक बंदा चाहिए। मुझे लगता था यार मैं कब अपनी नॉर्मल उसमें आऊँगी, कम से कम अपने काम तो मैं खुद कर सकूँ। बट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपकी बॉडी ने 9 महीने मेहनत करी है और अभी भी मेहनत कर रही है। कम से कम अपनी हीलिंग के लिए आप 9 हफ़्ते तो दो। वैसे 6 हफ़्ते अगर आपकी कंडीशन सही है इज़ मोर देन इनफ। बट आप ये मत सोचो कि 6 हफ़्ते बाद आप अपनी प्री प्रेगनेंसी स्ट्रेंथ या स्ट्रेट में आ जाओगे। ये पॉसिबल नहीं है। आप कम से कम 9 हफ़्ते तो दो अपनी बॉडी को। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारा हेयर फॉल होगा, फेस पे पिगमेंटेशन आ सकती है, पिंपल्स आ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, और अचानक से जिन चीज़ों के आप एलर्जिक नहीं थे, आप उन चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है। मैं अपना एक ऐसा चेंज बताऊं जो मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी लगा है कि मेरे साथ शायद ये परमानेंट हो गया है। वो ये है कि अब मैं किसी भी हवा वाली जगह में डायरेक्ट अपना, मतलब मेरे सर पे हवा लगती है तो मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। ये आफ्टर डिलीवरी ही हुआ है, और इस चीज़ को मैं स्वेयर कर सकती हूँ कि मैंने हर वो प्रिकॉशन करी है। मैंने जापे के टाइम पे अपना सर ढक के रखा है, मैंने बहुत गर्म कपड़े पहने हैं। जब मैं आई थी तो मेरी सिर्फ आंखें दिख रही थी, मैं इतनी कवर्ड थी। उसके बावजूद भी मेरे सिर पे, वो कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं ना, सिर पे हवा लग गई, सिर पे हवा लग गई, ये वो वाला सीन हुआ है।
और अब अगर एसी चल रहा है और फ़ैन चल रहा है और मैं फ़ैन के सीधा नीचे हूँ तो विदिन 5 to 10 मिनट्स मेरे सिर में दर्द होने लग जाता है। और मतलब मेरे को वैसा दर्द नहीं है जो कि परमानेंट है, बट हल्का हल्का फ़ील होने लग जाता है। और ये चेंज है मेरे साथ एक, जो मुझे लगता है शायद अब फॉर एवर लाइफ रहेगा। इसका कोई मेरे पास ना ही कोई सॉल्यूशन है और ना ही मेरे ख्याल से कोई दवाई या कुछ है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा सिजेरियन हुआ, मैंने ब्रेस्ट फीड कराया, अभी भी हृदयांशी ब्रेस्ट फीडिंग पे है। शी इज़ फुल ग्रोन टॉडलर। अब वो खाना भी खाती है, सब कुछ खा रही है और ब्रेस्ट फीडिंग पे भी है। नहीं तो सिजेरियन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो लोग डराते हैं वो ये है कि जो सिजेरियन मदर्स होती हैं उनको ब्रेस्ट फीड नहीं आता। हृदयांशी 16 महीने की है और अभी 2 महीने पहले तक वो फुल फ्लेज ब्रेस्ट फीडिंग पे थी। खाना कम खाती थी और फीड ज़्यादा करती थी। अब मैंने कॉन्शियसली एफ़र्ट्स डाल रही हूँ मैं कुछ टाइम से, जिससे वो खाना भी खाए, क्योंकि अब उसे खाने की, न्यूट्रिशन की, एक्सटर्नल न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है। और मैं टच वुड जितना कंटिन्यू करवा पाऊँगी मैं उतना करवाऊँगी। स्टार्टिंग में जो आपका जापा टाइम होता है या आपके पहले के 5-6 महीने, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट रहते हो। आपकी लाइफ पूरी बदल जाती है, आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी मेंटल लाइफ, आपकी सोने का पैटर्न बदल जाता है। बच्चा सोता नहीं है। जब मैं अपने केस में बात करूँ तो आप कितनी ही हेल्प ले लोगे, अल्टीमेटली आपको अपने बच्चे का काम खुद ही करना है। अल्टीमेटली आपको उसे खुद ही संभालना है। तो जब 40 डेज़ हेल्प मिल जाती है तो अलग बात होती है, आपको थोड़ा बहुत रेस्ट मिल भी जाता है। बट बाद में बच्चा सो रहा है, उठ रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, और जो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करते उनके लिए आप दूध बना रहे हो, तब तक वो रोए जा रहा है। इसमें आपके पार्टनर का बहुत बड़ा रोल होता है। टचवुड मेरे तो मैं मतलब सभी का रोल है बहुत बड़ा कि मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई है, बट इतनी नहीं हुई जितनी और कंपैरेटिवली मैंने लोगों की स्टोरीज सुनी हैं। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस टाइम पे आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल, फिज़िकल, आप एक ट्रॉमेटाइज़ हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, कैरियर वाइज या इमोशन वाइज। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रस्ट्रेशन हस्बैंड पे निकल जाती है, कभी कभी ऐसा होता है फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों पे निकल जाती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा धीरे धीरे अपने अंदर लाओ। एक पॉजिटिव चेंज जो मैंने आफ्टर प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी एक्सेप्ट करा अपने अंदर, वो ये था, मैंने मेडिटेशन करने की आदत अपनाई है। और अब मैं रेगुलरली नहीं, बट जब मुझे फ़ील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ तो मैं ज़रूर अपने लिए 10 मिनट निकालती हूँ। चाहे वो दिन में एक बारी हो, चाहे वो हफ्ते में 2-3 बारी हो। जैसे आपकी बॉडी, आपका स्केड्यूल, आपका लाइफस्टाइल अलाउ करता है, आप वैसे करो। अगला जो चेंज के बारे में बात करूँगी वो है लूज़ स्किन, लूज़ टमी या लूज़ वजाइना। ये सारी चीज़ें टाइम के साथ हील हो जाएंगी। जब आपका सिजेरियन हो तो 6 महीने बाद, और नॉर्मल डिलीवरी हो तो 2 महीने बाद आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो। वजाइना के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कीगल एक्सरसाइजेज आती हैं। सिजेरियन के लिए नॉर्मल अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, आपका लाइफस्टाइल अलाउ करता है, तो आप किसी जिम में जाओ, पेड वेट लॉस प्लान ले सकते हो, या आप धीरे धीरे अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में ग्रेजुअल चेंज ला के आप अपने आप को कम से कम वेट लॉस के लिए 1 से 1.5 साल ज़रूर देना। क्योंकि 1 से 1.5 साल मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और आपकी लाइफ में भी आए हैं। तो आपको अपने लाइफस्टाइल को सही करने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए एटलीस्ट 1 से 1.5 साल ज़रूर लगेगा। अब मैं ये बात बोल सकती हूँ कि अब मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी आदतों पे काम कर रही हूँ। मुझे इतना टाइम मिला है कि हृदयांशी मेरे बिना कुछ टाइम रह सकती है। बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, बहुत ज़्यादा मसल पेन रहेगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग रहेगी सिजेरियन के बाद भी, 40 डेज़ तक भी, इवन 40 डेज़ के बाद भी। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कभी भी आपकी डेट यानी पीरियड्स आपके टाइम पे नहीं आएंगे। आज तक भी मैं वैसे भी पीसीओडी पेशेंट थी, बट वो मैंने रिवर्स कर लिया था बिफ़ोर कंसीविंग। उसके बाद अब तक भी मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं आए कि मैं ये बोलूँ 28 दिन हो गए तो अब 29th या 30th डे मेरे को पीरियड्स आ जाएंगे। कभी 2-2 महीने नहीं आए। और इसके पीछे
मुझे डॉक्टर ने ये बात बताई जब मैंने उनके साथ डिस्कस करी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनको बहुत ज़्यादा बॉडी में एफ़र्ट्स लगते हैं, इसलिए पीरियड्स मिस हो जाते हैं। तो ये कॉमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया जो कि उन्होंने मुझे बताया। एक बहुत मेजर चेंज है या प्रिकॉशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स कंसीव बहुत जल्दी कर लेती हैं, तो अगर आप अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ में वापस आते हो तो इस चीज़ का मेक श्योर करना, अगर आपको अभी बेबी प्लान नहीं करना दूसरा, कि आप प्रोटेक्शन यूज़ करो या कॉपर टी वगैरह आप लगवा लो। ये चीज़ मुझे मेरी गायनी ने उसी दिन समझा दी थी जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी। और डिलीवरी के बाद जब मैं घर वापस जा रही थी कि उन्होंने मेरे से जस्ट नॉर्मल पूछा कि आपका कौन सा बेबी है। मैंने कहा फर्स्ट। तो उन्होंने मुझसे ये बात पूछी कि अब आपको सेकंड बेबी कब चाहिए। मैंने कहा मैम अभी ये तो ढंग से होल लेने दो। तो उनका ये जवाब था, अगर आप चाहते हो ना कि आपका बेबी एटलीस्ट 3 साल के एक हेल्दी गैप में हो, तो ये चीज़ मेक श्योर करना जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग पे हो तब तक आपके कंसीव करने के चांसेस 10 गुना ज़्यादा बढ़ते हैं। तो चाहे आपको 2 साल आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, 3 साल ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, आप मेक श्योर करना कि आपको जब तक कंसीव ना करना हो तब तक आप विदाउट प्रोटेक्शन इंटरकोर्स मत करना। सो ये चीज़ उन्होंने एक सजेशन के तौर पे दी थी मुझे, और जो कि मेरे काफ़ी काम आ रही है, और यही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता, बट अगर कोई बता रहा है और अगर आपको वो काम करना नहीं है तो आप उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डिलीवरी के बाद हमारा यूट्रस जो अपनी ओरिजिनल शेप में आता है उसे 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। अगर कोई दिक्कत ना हो आपके स्टिचेस में या आपके वजाइनल स्टिचेस में तो 6 हफ्ते इज़ मोर देन इनफ। इसीलिए वो जो 40 वीक्स का जो 40 डेज़ का जो टाइम दिया जाता है वो इसीलिए होता है कि आपकी बॉडी को प्रॉपर हीलिंग और प्रॉपर रेस्ट मिल जाए। उस टाइम पे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो मेरे को जो हुआ था 40 डेज़ में वो हुआ था थाइज़ में रैशेज़ हो गए थे। तो उस टाइम पे अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी है तो आप नारियल के तेल के अलावा कुछ मत लगाना, कोई क्रीम मत लगाना, ऑइंटमेंट मत लगाना, या लगाओ तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लगाना। मेरा सिजेरियन था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो मैंने कैस्टर NF करके एक दवाई आती है जो कि मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं नाम बता भी रही हूँ। सो मुझे बस जब लगता था तो मैं कैंडिड पाउडर या कैस्टर NF करके एक दवाई है वो यूज़ कर लेती थी। जो मदर सोचती हैं कि मुझे मेरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना या मुझे 2-3 महीने बाद अपने ऑफिस में अपने एक करियर में वापस जाना है, इसलिए मैं अभी से बच्चे को आदत ना डालूं, उन्हें मैं ये चीज़ बता दूं, ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बच्चे के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, ब्रेस्ट फीडिंग हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है, इवन बच्चे से ज़्यादा। जहाँ बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है, जहाँ बच्चे के एक ग्रोथ और एक लाइफ टाइम प्रोटेक्शन रहती है, जो हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं उसकी वजह से हमारे यानी लेडीज़ का कैंसर बनने का, जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो बनने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं जो मदर्स लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराती हैं। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनका यूट्रस जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनकी वजाइनल डिलीवरी जो होती है, वो जो वजाइना के मसल्स होते हैं वो जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आते हैं। जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं वो बहुत जल्दी वेट लूज़ करती हैं, क्योंकि एक बारी की ब्रेस्ट फीडिंग आपकी 500 से 600 कैलोरीज़ इनटेक करती है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर कर ले कि इससे आपके बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बच्चे से ज़्यादा शायद आपको ही बेनिफिट होगा। तो अगर आपके दिमाग में सेकंड थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे मेरे बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना बिकॉज़ मुझे कोई भी रीज़न की वजह से मुझे मेरे बच्चे को पंप करवाना है या XYZ कुछ भी करवाना है, तो आप इस चीज़ पे एक थॉट और दें। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपकी रिकवरी के लिए अच्छा है, ओवरऑल ये आपकी हर तरीके से हीलिंग के लिए अच्छा है। और अगला जो बात मेरे को अभी ध्यान आई वो ये है, बहुत मदर्स होती हैं जो कि पम्प्ड मिल्क देती हैं। अगर आप करियर में या अपनी फैमिली में या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हो तो ठीक है, बट अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मैं जितना अपना एक बॉडी टू बॉडी टच अपने बच्चे को दे रही हूँ उतनी ही आपकी आपके बेबी के साथ बॉन्ड अच्छी बनेगी।
तो आप पम्प्ड मिल्क दे रहे हो, ठीक है, मेरे पास भी ब्रेस्ट पंप है, मैंने भी पंप यूज़ करा है और मैंने कई बार करा है, ऐसा नहीं है, बट मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रही है। एक, मैं घर पे ही रहती हूँ, मुझे ऐसे बाहर एज सच कहीं जाना नहीं है, तो मेरे दिमाग में कभी ये था ही नहीं कि अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो मैं हृदांशी को पंप फीड दूँगी। मैं जहाँ जा रही हूँ हृदांशी वहाँ जाती है। अगर आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है तो आप तब भी कोशिश करो कि एटलीस्ट दिन में 2 बारी तो आप अपने आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओ। अगला जो मेजर चेंज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी वो है सिज़ेरियन मॉम्स के साथ। जब आपकी बॉडी में स्टिचेस लगते हैं तो वो 7 लेयर डीप स्टिचेस होते हैं, फिर जाके आपकी डिलीवरी होती है। ये काम तो 15 मिनट का होता है, पर ये आपकी बॉडी पे लाइफ टाइम का इम्पैक्ट छोड़ के जाता है। सारी प्रिकॉशंस एक तरफ, अगर आप अपने स्टिचेस की केयर नहीं कर पाओगे तो अल्टीमेटली आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो भी आपके डॉक्टर ने दवाइयाँ लगाने को दी हैं वो रखो, उन्हें यूज़ करो टाइम टू टाइम। अपनी बॉडी का जैसे जैसे डॉक्टर बोले स्टिचेस का ध्यान रखो। जैसे जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली थी कि आप दिन में एटलीस्ट, आप खड़े नहीं हो पा रहे अपने जापे के टाइम में, कोई बात नहीं, आप वहीं पे कॉटन लो, गर्म पानी लो और किसी से बोलो कि ये गर्म पानी में कॉटन सोक करे और फिर मेरे स्टिचेस पे एक बारी ऊपर से एक्सटर्नली रब कर दे, जिससे हाइजीन रहेगी, वहाँ पे पसीना नहीं रहेगा। सर्दियों के टाइम में, गर्मियों के टाइम में हम हमेशा कंबल में ही रहते हैं, जो जापे का टाइम होता है उस टाइम पे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं कि इन्फेक्शन होने के, बिकॉज़ वहाँ पे पसीना इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आप नहा नहीं पाते, बहुत ज़्यादा ऐसे रिचुअल्स होते हैं जैसे 6 दिन तक नहलाते नहीं हैं या कोई, मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं। मैं तो डिलीवरी के 3rd डे ही अपने हॉस्पिटल से ही नहा के आई थी। और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे कुछ रिचुअल्स ज़रूरी होते हैं, बट आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी पर्सनल हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखना। अगर आपके वजाइनल स्टिचेस हैं तो भी उनकी केयर उतनी ही ज़रूरी है। तो अपने स्टिचेस की केयर अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग बिल्कुल मतलब करते रहना, नहीं तो जिनके स्टिचेस गल जाते हैं या उनमें इन्फेक्शन हो जाता है वो लेडीज़ की बहुत दुर्गत हो जाती है। टचवुड मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं इस पे भी प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको स्टिचेस की केयर कैसे करनी है, बट मेरा सिजेरियन था। स्टिचेस, आई गेस वजाइनल स्टिचेस की केयर भी ऐसे ही होती होगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिलीवरी के टाइम पे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, जो जापा का टाइम होता है वो, उस टाइम पे अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई है तो मेरे ख्याल से ये चीज़ और ज़्यादा होगी, बिकॉज़ आपकी बॉडी के मसल्स लूज़ हो जाते हैं तो आप यूरिनेशन रोक नहीं पाते। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप यूरिन रोको, और जब भी यूरिन आप करने जा रहे हो उसके बाद आप मेक श्योर करना कि आपकी वजाइना जो एरिया, वजाइनल एरिया है वो प्रॉपर ड्राई रहे, क्योंकि वो जितना वेट रहेगा इन्फेक्शन होने के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। मेरे केस में ये था कि सिजेरियन की वजह से उठना झुकना बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, बट बाथरूम आता था तो मैं जाती थी, क्योंकि अगर मैं रोकूंगी तो मुझे मेरे पेट पे और प्रेशर पड़ेगा, जो कि हो सकता है, मुझे लगता था कि स्टिचेस पे नुकसान ना दे। ओवरऑल ये थी मेरी कुछ गाइडलाइंस या कुछ सजेशंस, जो कि मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें कुछ कॉन्शियसली और कुछ अनकॉन्शियसली मैंने करी हैं, जिसके मुझे बहुत बेनिफिट हुए हैं। मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर जर्नी रही है। मुझे प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि नेगेटिव हो सकती थी, बट मेरी कुछ ऐसी आदतों की वजह से, टिप्स की वजह से जो मुझे और लोगों ने दी थी, मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी सही गई, डिलीवरी काफ़ी सही गई, ब्रेस्ट फीडिंग मैं अब तक करवा रही हूँ। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कोई भी बात करनी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन मेरे साथ शेयर करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।